तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड तेलुगु हॉरर मूवी को, जिसका नाम है तंत्र। ये मूवी इतनी बेहतरीन है कि इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड ट्रस्ट मी इसके अंदर ढेर सारे चैप्टर्स हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा काला जादू, अकल्ट और बहुत सारी काली शक्तियाँ देखने को मिलने वाली है। बाकी मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप खुद ही मूवी को जज करना, आपको देखने में मजा आ जाएगा। और दोस्तों मैंने अभी कुछ ही घंटे पहले द फर्स्ट ओमेन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सुपरनैचुरल मूवी है हॉलीवुड की। आपको याद होगा कि ओमेन मूवी आई थी जिसके अंदर एक बच्चा होता है जो कि एंटी क्राइस्ट होता है। तो उसका जन्म कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसका प्रीक्वल है ये सारी कहानी आपको जानने को मिल जाएगी। और वो वीडियो रेफरेंस के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दे दूंगा, जाकर जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक घनी रात से होती है जहां पर एक बूढ़ा आदमी खेतों की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर पास में एक पेड़ पर पड़ती है जिसके ऊपर एक लड़की बैठकर एक मुर्गे का खून पी रही थी। और ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। और वो देखने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से डर कर भाग जाता है। अब वहां से आगे की कहानी चालू होती है जिसको चैप्टर वाइज इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, जिसके अंदर पहले चैप्टर का नाम है खून की प्यासी। अब उस दिन के बाद से सीन कुछ साल आगे बढ़ जाता है, जहां पर हम रेखा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जब अपने बाथरूम का गेट खोलती है तो उसके अंदर एक अजीब सी लड़की बैठी हुई थी, जिसको देखकर रेखा डर जाती है। पर तभी वहां पर उसकी दादी आती है जिन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। और इसका मतलब साफ था कि रेखा के पास स्पिरिट्स को देखने की शक्तियां थी। खैर अब जब रेखा की दादी अपने बेटे कुमार से बात कर रही होती है तो उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में कुमार रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि रेखा के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी, यानी कि उसकी पत्नी चल बसी थी। और इसलिए कुमार रेखा को उसी बात का दोषी मानता है। खैर अब आगे जब रेखा अपने कॉलेज जाने लगती है तो हम रेखा के बाकी दोस्तों को देख पाते हैं जिनके नाम थे तेजा, शैलू और वासु। साथ ही साथ हमें तेजा और रेखा की बातों से ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक पेड़ आता है जिसके ऊपर रेखा को एक लड़की की आत्मा खुदकुशी करते हुए दिखाई देती है, जिससे घबराकर रेखा वहीं पर रुक गई थी। पर क्योंकि बाकी सभी दोस्तों को वहां पर कोई भी आत्मा नहीं दिख रही थी, इसलिए शैलू रेखा से मजाक करने लगती है कि शायद से रेखा को वहां पर कोई भूत दिख रहा होगा। जिस पर तेजा बताता है कि उसको भूतों पर भरोसा नहीं है, पर हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जरूर होती है। अब इसके बाद ये लोग कॉलेज चले जाते हैं और जब कॉलेज खत्म होता है तो तेजा और वासु शंकर के पास पहुंचते हैं जो कि तेजा के मामा थे, और उन्हें भूत प्रेत तंत्र मंत्र के बारे में बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। और जब तेजा अपने मामा शंकर को आज के हादसे के बारे में बताता है तो शंकर उनको ये बोलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सच में होती है। साथ ही साथ वो उन्हें ढेर सारे एग्जांपल्स भी देता है कि दुनिया में कुछ जगहें हैं जहां पर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जिनको जब लकड़ियां चाहिए होती हैं तो वो एक पेड़ को चूज करके उसके पास जाकर उसको गालियां देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, जिससे कि वो पेड़ कुछ ही दिनों में अपने आप सड़ जाता है, जो कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। इनफैक्ट जब किसी को ट्यूमर होता है तो डॉक्टर उसको पॉजिटिव थॉट्स ही माइंड में रखने के लिए बोलते हैं, जिससे वो इंसान जल्दी रिकवर हो जाए। और इसी तरह काला जादू भी असली होता है, जिससे अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम करे जा सकते हैं। खैर अब रात में रेखा को दिखाया जाता है जो कि जब सोने की कोशिश कर रही थी तभी उसके आसपास उसे ढेर सारी आत्माएं दिखने लगती हैं जो कि उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, जिससे रेखा बहुत डर जाती है। और अब थोड़ी ही देर में वो अपने आप उठकर कहीं जाने लगती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने पजेस कर लिया हो या फिर आत्माएं उसको गाइड कर रही थी। अब जब रेखा की दादी उसको ऐसे जाते हुए देखती है तो वो कुमार से उसके पीछे जाने के लिए कहती है, लेकिन कुमार जाने से मना कर देता है क्योंकि रेखा को नींद में चलने की बीमारी थी। वहीं हम रेखा को देखते हैं जो कि चलते हुए कब्रिस्तान में आ गई थी। अब क्योंकि रेखा को रात की थोड़ी थोड़ी चीजें याद थी, इसलिए वो गांव के एक मौलवी के पास में जाती है, जो कि सब कुछ सुनने के बाद रेखा को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो उसको एक ताबीज बांधने वाले थे। फिर रेखा वहां से निकलकर वापस से अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाने लगती है, जहाँ पर आज रास्ते में गाँव का एक आदमी तेजा से उसके घर के ड्रेनेज पाइप को सही करने के लिए कहता है, जिस पर अभी तेजा मना कर देता है क्योंकि वो लोग कॉलेज जा रहे थे। तभी वो आदमी तेजा पर भड़कते हुए उसको सुनाने लगता है और उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में तेजा की माँ प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी और उनके मरने के बाद से तेजा छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहा था। पर अभी के टाइम पर तेजा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वापस से अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की तरफ जाने लगता है। अब आज कॉलेज खत्म होने के बाद तेजा रेखा के घर पर चला जाता है क्योंकि कुमार घर पर नहीं था।
वहाँ रेखा तेजा को हक कर लेती है क्योंकि उस आदमी की तेजा ने बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करी थी और ये चीज रेखा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पर वहाँ पर हम तेजा की बातों से ये जान पाते हैं कि उसको अपनी माँ के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी कभी भी तेजा को बेटे की तरह ट्रीट ही नहीं करा था। अब वो दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं और पूरा दिन साथ में काफी खुश रहते हैं। अब रात में जब रेखा सो रही थी तभी उसको किसी की आवाज आने लगती है जो कि उससे खून मांग रहा था। तब रेखा अपने पैर पर कट मारकर एक ग्लास में खून भरती है और वहां पर रखकर सो जाती है, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज थी। फिर जब उसकी आंख सुबह खुलती है तो वो ग्लास खाली था। साथ ही साथ पिछली रात के बारे में रेखा को कुछ याद नहीं था। अब तक मौलवी भी वापस आ गए थे जो कि अब रेखा को एक ताबीज बांध देते हैं, यानी कि वो पहले बांधने वाले थे लेकिन कहीं जाने की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। खैर वहीं हम तेजा को देखते हैं जो कि आज भी शंकर से काले जादू के बारे में बातें कर रहा था, जहां उनकी बातों के दौरान शंकर उसको अपने बारे में बताता है कि उसने काला जादू करना क्यों छोड़ा था। और वहां से सीन पास्ट में चला जाता है जहां हम छोटे शंकर को देखते हैं जिसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसके पिता भी शंकर को छोड़ देते हैं और शंकर को खाने पीने के लिए मंदिर से भीख मांगकर काम चलाना पड़ता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि शंकर से बात करते हुए उसे खाना पीना देती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर जब वो लोग किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो शंकर उसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए काला जादू सीखने लगता है, जिसमें उसको शव साधना करनी थी, जिसमें एक डेड बॉडी का इस्तेमाल करके साधक शक्तियां हासिल करता है। पर जब शंकर वो साधना कर रहा होता है तभी बीच में वो डेड बॉडी खड़ी हो जाती है, जिससे शंकर काफी ज्यादा डर गया था, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वहां से सीन प्रेजेंट में आता है और शंकर बताता है कि उस दिन के बाद से ही शंकर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। और फिर जब वो लड़की शंकर से मिलने आई तो शंकर ने उसको सब बता दिया। तब उस लड़की ने शंकर से वादा लिया कि वो वापस कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर बाद में शंकर ने अपना वादा तोड़ा और वशीकरण नाम का काला जादू उसी लड़की के ऊपर कर दिया। पर अभी शंकर तेजा को उस बारे में कुछ नहीं बताता कि आखिर हुआ क्या था। और वहां से दूसरा चैप्टर चालू होता है जिसका नाम है पाताल कुट्टी। अब तभी हम रेखा, वासु और तेजा को देखते हैं जो कि कॉलेज जाने के लिए शैलू का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शैलू वहां पर आती है तो रेखा अपनी शक्तियों की मदद से उसके पीछे एक आत्मा को देख पाती है जिसने कि शैलू को पदस्थ करके रखा हुआ था। अब पहले तो शुरुआत में रेखा नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन शाम में वो तेजा से मिलकर उसको बताती है कि गांव के मौलवी ने उसको ये बताया है कि शैलू को किसी ने वश में करके रखा है और उसको चेक करने ही वो आज शैलू के घर गई थी। वहां से स्टोरी थोड़ी सी पास्ट में जाती है जब शैलू के घर में रेखा पहुंचती है। खैर अब वो एक पाउडर पर शैलू को थूकने के लिए कहती है और शैलू ऐसा ही करती है और उसके सामने नींबू रख देती है, जिससे वो आत्मा बाहर आ गई थी और वो रेखा को मारने की धमकी दे रही थी। इसलिए रेखा वहां से निकल जाती है और जब वो बाहर आकर उस पाउडर को देखती है तो वो खून बन चुका था, जिसका मतलब साफ था कि सच में शैलू के ऊपर भूत का साया था। अब ये सब जानने के बाद रेखा और तेजा जाकर शैलू के घर में सब बता देते हैं। साथ ही साथ रेखा उस काले जादू के बारे में बताती है जिसका नाम पाताल कुट्टी था और यही इस चैप्टर का भी नाम है। और जिसने भी शैलू के ऊपर वो सब करा था वो शैलू को अपने पास बुलाकर उसका इस्तेमाल करने वाला था और शैलू को बचाने के लिए उन्हें उस आदमी का सर काटना होगा जिसने ये सब कुछ किया है। पहले तो शैलू के घर में किसी को भी रेखा की बात पर यकीन नहीं होता, पर रात में शैलू कब्रिस्तान की तरफ जाने लगती है, इसलिए तेजा, वासु और शैलू का भाई उसका पीछा करने लगते हैं, जहां पर एक तांत्रिक भी मौजूद था। पर क्योंकि तेजा और बाकी सब उस तांत्रिक की नजरों में नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो अभी वापस जाने का फैसला करते हैं। और अब अगले दिन तेजा शंकर से पाताल कुट्टी के बारे में पूछता है। तब शंकर उसे गंगा जल अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। फिर जब अगली रात वापस से शैलू कब्रिस्तान पहुंचती है तो वहां पर वो तांत्रिक उसे खून से सने चावल खाने के लिए देता है। और अब उस तांत्रिक को देखने के बाद वासु और तेजा को याद आता है कि जब एक बार वो लोग मेले में गए थे तब वहां पर उस तांत्रिक ने शैलू को छेड़ा था, जिस पर शैलू ने उसके मुंह पर थूक दिया था और इसी बात का बदला लेने के लिए तांत्रिक ये सब कर रहा है। अब इससे पहले कि शैलू चावल खा पाती, इतने में ही वहां पर शैलू का भाई पहुंच गया था जो कि तांत्रिक को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तांत्रिक काफी ज्यादा शक्तिशाली था, वो उल्टा शैलू के भाई के ऊपर ही हमला कर देता है। पर सही समय पर वहां तेजा भी पहुंच गया था जो कि उस तांत्रिक का सर धड़ से अलग करके सब सही कर देता है। और वहां से थर्ड चैप्टर चालू होता है जिसका नाम था घुसपैठिए का आना। अब अगले दिन हम नोटिस करते हैं कि एक बाबा रेखा के घर के बाहर से जा रहा होता है। तभी उसको कुछ नेगेटिव फील होता है तो वो रेखा की दादी को बताता है कि उसके घर में खून पीने वाली एक बुरी आत्मा का साया है और जल्दी ही रेखा को मारने के लिए कोई बहुत ताकतवर आने वाला है। अब रात में रेखा को दिखाया जाता है जिसे वापस से सेम आवाजें आ रही थी, इसलिए वो फिर से खून का ग्लास भर कर रख देती है। और फिर जब वो सुबह उठती है तो उसको फिर से कुछ याद नहीं रहता। वहीं हम एक और बाबा को देख पाते हैं जिसका नाम विकटी था। अब वो रेखा के गाँव में आकर राजश्री नाम की एक औरत के बारे में पूछने लगता है, जिस पर गाँव वाले उसको बताते हैं कि पहले एक राजश्री नाम की औरत गाँव में रहती थी, लेकिन उसको किसी ने काला जादू करके मार दिया था
पर हाँ, उसकी बेटी रेखा आज तक जिंदा है। अब ये जानकारी पता चलने के बाद में विकटी अपनी ताकत की मदद से वहाँ मौजूद एक औरत को पैरालाइज कर देता है। अब क्योंकि विकटी को पता करना था कि रेखा कैसी दिखती है, तो वो एक नींबू पर कुछ मंत्र पढ़कर उसे रेखा के कॉलेज के पास रख देता है। और जैसे ही रेखा सबके साथ कॉलेज के पास पहुंचती है, तभी वो नींबू भी रेखा की तरफ बढ़ता हुआ उसके पैर के नीचे आ जाता है, जिससे विकटी को रेखा का पता चल गया था। यहाँ पर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी, काला जादू ज्यादा बेटर है इसका मतलब। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को, पुलिस को और सीबीआई को ऐसे ही किसी बाबा को अपने पास रख लेना चाहिए। सारे के सारे केस तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। खैर, अब रात में हम विकटी को देखते हैं जो कि उसी नींबू पर काला जादू चला रहा था, और जैसे ही वो मंत्र पढ़ना चालू करता है, वैसे ही रेखा के रूम में एक किन्नर की आत्मा आकर रेखा को पकड़कर विकटी के पास लेकर जाने लगती है। पर सही समय रहते वहां पर रेखा के हाथ में भगवान जी की फोटो लग गई थी, जिससे डरकर वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। यानी कि आप समझे, आज तक यहाँ पर रेखा के ऊपर इल्जाम लगते आ रहे थे कि उसकी माँ उसकी वजह से मारी गई, लेकिन यहाँ पर तो सीन ये लगता सब लोग बता रहे हैं कि उसके ऊपर काला जादू हुआ था। यानी कि कुमार ने यहाँ पर कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंड किया है। अब अगले दिन रेखा डरती हुई उसी मौलवी के पास पहुंचकर उसको सब कुछ बताती है, जिस पर वो मौलवी भी कुछ मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। और वहीं पर हम विकटी या फिर विकती को देख पाते हैं, जो कि वापस से रेखा को अपने पास बुलाने के लिए नींबू पर मंत्र पढ़ रहा था। पर क्योंकि सेम टाइम पर मौलवी भी रेखा को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वापस से विकती अपने काम को करने में असफल रहता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। खैर, रात में हम मौलवी को देख पाते हैं जो कि जब कहीं जा रहा था, तभी अचानक से उसके सामने एक आत्मा आ जाती है और उसको जान से मार डालती है, क्योंकि यहाँ पर वो रेखा की हेल्प कर रहा था। अब अगले दिन ये बात तेजा और बाकी सबको पता चलती है, तो वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं और उनको पता था कि मौलवी रेखा की मदद कर रहा था, इसलिए वो मारा गया। अब क्योंकि रेखा की भी जान खतरे में थी, इसलिए तेजा तुरंत शंकर के पास जाकर उसको सब कुछ बताता है और उससे मदद मांगता है, जिस पर शंकर उसे एक बाबा के बारे में बताता है जो कि पास में ही रहते हैं। साथ ही साथ रेखा का मामला भी वशीकरण से जुड़ा हुआ हो सकता था, इसलिए तेजा शंकर से उसकी आगे की कहानी पूछता है, जिस पर शंकर उसे बताता है कि उस लड़की के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, इसलिए शंकर ने वशीकरण करने का सोचा। पर जब वो लड़की उसके पास आई तो वो एकदम नॉर्मल थी। साथ ही साथ उसे उस बार भी शंकर के काले जादू के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने शंकर को समझाया कि वो भी उसके साथ रहना चाहती है, पर वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। और उसके बाद उसने वापस से ही शंकर से काला जादू छोड़ने का वादा लिया, जिस पर शंकर भी मान गया और उसके बाद उसने कभी काला जादू नहीं करा। अब अगले दिन तेजा उन बाबा के बारे में पूछकर उन्हें रेखा के बारे में बताता है, जिसको जानने के बाद बाबा रेखा के नाम का एक यज्ञ करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब विकती भी रेखा की एक गुड़िया बनाकर उस पर काला जादू करने वाला था, जिससे रेखा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और पहले तो उसे खून की उल्टियां होती हैं और उसके बाद उसके मुंह से एक बाल का गुच्छा निकल कर आता है। और ये चीजें बाबा को भी समझ में आ रही थी, इसलिए वो और जोर जोर से मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं, जिससे अब रेखा की हालत ठीक होने लगती है। साथ ही साथ विकती के पास रेखा की जो गुड़िया थी वो भी अपने आप जल जाती है और अब विकती को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बार बार रेखा किसी न किसी तरह से बच रही थी। अब यहीं से चैप्टर 4 चालू होता है, जिसका नाम था पर्दे में महाकाली। अब रेखा की जान बचाने के बाद रेखा के पास तेजा उससे मिलने के लिए आता है, जहां पर वो उन सब झूठों के बारे में बात करने लगता है जो कि रेखा ने अब तक बोले थे, जिसमें सबसे पहली झूठी कहानी ये थी कि मौलवी ने उसको शैलू के बारे में बताया था। पर जब मौलवी जिंदा था तब तेजा उससे मिलने गया था और उससे बात करने पर तेजा को पता चलता है कि रेखा ने कभी उससे शैलू के बारे में कुछ नहीं पूछा था। साथ ही साथ जब तेजा विकती से मौलवी को मरवाने का कारण पूछने गया था तो विकती ने उसको हवा में लटका दिया था। साथ ही साथ उसको बताया था कि वो बस रेखा को मारने वहां पर आया है और बाकी वो किसी मौलवी वगैरह को नहीं जानता। साथ ही साथ पिछले दिन जब बाबा रेखा को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब बाबा ने तेजा को बताया था कि रेखा की जान को अब खतरा तो नहीं है, पर ये चीज उनके हवन की वजह से संभव नहीं हुई। दरअसल कोई और काला जादू करके रेखा को बचा रहा है और वो दूसरा काला जादू करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद रेखा थी, जो कि रात में नींद में चलने का बहाना बनाती थी ताकि वो कब्रिस्तान जाकर काला जादू करके खुद को बचा सके। अब वहां पर रेखा भी उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने बारे में बताना चालू करती है, पर अपने बारे में बताने से पहले रेखा अपनी माँ के बारे में बताती है। उनका नाम राजेश्वरी था और वो वही लड़की थी जिसको शंकर पसंद करता था। जी हाँ, और हर साल राजेश्वरी के अंदर देवी माँ आया करती थी, इसलिए सब उसको गांव में बहुत ज्यादा मानते थे। और अब जब कुमार की नजर राजेश्वरी पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि वो उसकी कास्ट की है तो वो उससे शादी कर लेता है।
पर उनकी शादी के बाद राजेश्वरी को पता चलता है कि कुमार तो असल में गे है, जिसने राजेश्वरी से शादी इसलिए करी है ताकि बाकियों के सामने ये सच्चाई ना आए और उसका ओहदा बना रहे। और क्योंकि राजेश्वरी अच्छी औरत थी इसलिए वो उस बारे में किसी को नहीं बताती। लेकिन कुमार एक बहुत ही बुरा इंसान था। वो राजेश्वरी को टॉर्चर करने लगता है क्योंकि उसको लगता था कि राजेश्वरी अच्छी होने का दिखावा कर रही है और उसका कोई ना कोई और बॉयफ्रेंड जरूर होगा। साथ ही साथ उसका काफी लोगों के साथ शारीरिक संबंध भी होगा, जो कि उसकी सोच बहुत ही गंदी थी। पर राजेश्वरी उस बात का कोई जवाब नहीं देती। अब एक दिन हम विकती को देखते हैं जो कि उस गांव में रहता था। उसकी नजर अचानक से राजेश्वरी पर पड़ जाती है जो कि उसको पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। और यहाँ से 5वां चैप्टर चालू होता है जिसका नाम है वज्रौली रथी। अब क्योंकि विकती को राजेश्वरी से प्यार हो गया था इसलिए वो धीरे धीरे कुमार से दोस्ती बढ़ाना चालू करता है और दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि कुमार उसे अपने सबसे बड़े राज के बारे में बता देता है जो उसने अब तक सबसे छुपा कर रखा था। साथ ही साथ जब विकती उससे राजेश्वरी के बारे में पूछता है तो विकती को पता चलता है कि असल में कुमार राजेश्वरी को जान से मरवाना चाहता है, क्योंकि अगर राजेश्वरी को बच्चे नहीं होंगे तो उसकी सच्चाई गांव वालों के सामने आ जाएगी, उसकी हर जगह थू थू होगी। तब विकती कुमार को काले जादू के बारे में बताता है जिसकी मदद से ही वो राजेश्वरी को मरवाने वाला था और इसलिए वो कुमार से राजेश्वरी के बाल और नाखून मंगवा लेता है। और जैसे ही कुमार उसके लिए सारा सामान लाता है वैसे ही विकती भी अपने काम में लग जाता है और अब वो कुमार से रोज राजेश्वरी को 7 दिन तक खून में सने चावल खिलाने के लिए बोलता है, जिस पर कुमार भी मान गया था और अब वो 7 दिन तक लगातार ऐसा ही करता है। और अब राजेश्वरी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगती है। और अब 8वें दिन जब विकती साधना पर बैठा हुआ था वैसे ही वहाँ पर राजेश्वरी उसके वश में होकर दुल्हन जैसे कपड़े पहनकर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर विकती था। अब रेखा आगे कुछ बता पाती तभी घर पर कुमार आ जाता है, इसलिए तेजा को वहां से भागना पड़ता है। खैर अब वो सीधा शंकर के पास जाता है और उससे वज्रौली रथी के बारे में सब पूछता है, जिस पर शंकर उसे बताता है कि असल में उसमें साधक पहले अपने प्राइवेट पार्ट की मदद से पहले पानी को अपने शरीर के अंदर लेना सीखता है और उसके बाद वो मंत्रों के साथ ही दूध को अपने शरीर के अंदर लेना सीखता है। अब आखिर में साधक को प्राइवेट पार्ट से मरकरी को अंदर लेना होता है, जिसके बाद साधक के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि अगर वो जिस किसी के साथ भी सेक्सुअली इन्वॉल्व होगा तो उसकी एज साधक को मिल जाएगी। और ऐसा ही विकती राजेश्वरी के साथ करने वाला था। अब वहां से जब तेजा वापस से रेखा के पास पहुंचता है तो रेखा उसको आगे की कहानी बताना चालू करती है। अब राजेश्वरी विकती के पास पहुंच जाती है जहां पर विकती राजेश्वरी के साथ इंटरकोर्स करने लगता है, लेकिन बीच में ही उसको कुछ होने लगता है जिससे उसका काला जादू पलट गया था और वो पागल होकर गांव से भाग गया। पर काले जादू की वजह से राजेश्वरी को बुरी शक्तियां परेशान करने लग गई थी और उससे परेशान होकर उसने खुद को खत्म करने की कोशिश करी तो उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि विकती की वजह से हुई थी। जिसको जानने के बाद राजेश्वरी ने खुद को खत्म नहीं किया और फिर रेखा को जन्म देने के बाद वो खुद ही मारी गई। पर क्योंकि रेखा काला जादू करते समय पैदा हुई थी इसलिए उसके अंदर भी कुछ काली शक्तियां समा गई थी, जैसे वो भूतों को देख सकती थी। साथ ही साथ अब वो ये बताती है कि असल में उसने ही उस मौलवी को मारा था और ऐसा इसलिए क्योंकि वो ताबीज देने के बहाने लड़कियों को इधर उधर टच करता था। साथ ही साथ शैलू की जान भी उसने खुद बचाई थी और क्योंकि राजेश्वरी जानती थी कि विकती वापस आएगा इसलिए उसने ही आत्मा के रूप में रहकर अपनी बेटी रेखा को ढेर सारे तंत्र मंत्र सिखाए, जिसके बारे में उसे शंकर से ही पता चला था। साथ ही साथ रेखा वहां पर एक और बात बताती है कि असल में उसको हर पूर्णिमा की रात को खून पीना होता है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो एक हैवान बन जाएगी, इसलिए बचपन में वो मुर्गों को मारकर उनका खून पीती थी। और आपको याद होगा कि शुरुआत में एक बूढ़े व्यक्ति ने एक लड़की को खून पीते देखा था मुर्गी का, तो वो यही थी। पर एक समय में एक औरत ने उसको देख लिया जो जब डर कर भाग गई तो एक ट्रक के नीचे आने से उसकी मौत हो गई थी और वो औरत कोई और नहीं बल्कि तेजा की माँ थी। जी हाँ, यानी कि स्टार्टिंग में जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने देखा रेखा को लेकिन उसने कुछ किया नहीं। लेकिन अब जब रेखा की वजह से तेजा की माँ डर कर भाग गई और मारी गई तो उसके बाद रेखा ने डिसाइड कर लिया कि अब वो किसी जानवर को नहीं मारेगी और इसलिए ही उसने खुद का खून पीना चालू कर दिया था। आपको याद होगा कि वो कट लगाकर एक गिलास खून रखती थी तो वो इसलिए था ताकि वो खुद को एक हैवान बनाने से रोक पाए। अब वैसे तो तेजा को सब समझ आ गया था क्योंकि रेखा ने किसी को कुछ नहीं बताया, पर वो रेखा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि रेखा की वजह से ही तेजा की माँ की मौत हुई। अभी तक तो यहाँ पर वो कह रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसे माँ याद आ गई। खैर अब वो रेखा को उल्टा सीधा बोलकर वहां से शंकर के पास जाता है, जहाँ जाने पर वो उससे राजेश्वरी के बारे में पूछता है, जिस पर शंकर उसको बताता है कि राजेश्वरी की शादी के बाद शंकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो रोज उसके घर जाता था ताकि वो उसको देख सके। और फिर एक दिन उसको कुमार के बारे में सब पता चला और क्योंकि
विकति उस समय राजेश्वरी पर काला जादू करने वाला था और इसलिए शंकर ने ही विकति की साधना वाली जगह पर जाकर कुछ चीजों के साथ में छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे कि वो मंत्र भूल गया और जब उसने राजेश्वरी के साथ इंटरकोर्स करा तो उसका काला जादू उस पर ही पलट गया था। फिर रेखा के पैदा होने के बाद जब राजेश्वरी मारी गई तो उसकी आत्मा कभी कभी शंकर से भी मिलने आती थी, जो कि उससे काफी तंत्र मंत्र सीखती ताकि वो उन्हें रेखा को सिखा पाए। अब आगे वहां से हम छठे भाग को देख पाते हैं, जिसका नाम था चिन्नमस्ता देवी। अब क्योंकि विकति बहुत बार फेल हो गया था, इसलिए वो रेखा को मारने के लिए पहले गाँव के एक लड़के को मारता है, जिसके बाद वो उसकी मौत का इल्जाम रेखा पर लगाने लगता है। अब सबको लग रहा था कि जो भी हो रहा है वो रेखा की वजह से ही है। साथ ही साथ सबको ये पता चल गया था कि रेखा काला जादू करती है, और क्योंकि कुमार तो वैसे ही रेखा का साथ नहीं देने वाला था, क्योंकि उसे पता था वो उसकी बेटी ही नहीं है, इसलिए विकति उसको अब एक पेड़ के साथ बांध देता है। अब सबसे कहता है कि अगर रेखा सही इंसान होगी तो कल वो वापस आ जाएगी, और अगर उसने सच में कुछ गलत करा होगा तो आज रात वो वहीं पर मारी जाएगी। और अब वो किसी को भी वहां पर आने से मना कर देता है। अब गांव वाले भी विकति की बात मान गए थे और अब रात में हम विकति को देखते हैं जो कि रेखा के पास आता है। यही तो उसका प्लान था। वो रेखा को बताता है कि आज पूर्णिमा की रात है और आज के दिन अगर रेखा खून नहीं पिएगी तो वो वैसे ही मारी जाएगी। साथ ही साथ रेखा की शक्तियां भी खून ना पीने की वजह से कम हो गई थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। और अब विकति रेखा को जान से मारने वाला था, लेकिन तेजा तभी अपने प्यार का सबूत देते हुए अपनी ही जीभ को अपने दांत से काट देता है और रेखा के मुंह पर खून की बूंदें टपका देता है, जिससे कि रेखा की ताकत वापस आ गई थी। और वहां उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, काले जादू की लड़ाई, जिसमें रेखा ने उसको तेजा की मदद से हरा दिया। और अब वापस से विकति का काला जादू उस पर ही भारी पड़ जाता है और अब उसके आसपास की मौजूद आत्माएं विकति को जान से मार डालती हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित थीं। ऑब्वियसली शक्तियों के लिए ये लोग आत्माओं को कैद करके रखते थे। खैर अब वहां पर तेजा रेखा से पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और अब रेखा भी उसको उसकी माँ की आत्मा से बात करके ये बताती है कि असल में तेजा की माँ उसको बहुत ज्यादा चाहती थी, पर उन्होंने कभी उसको बताया नहीं, क्योंकि अगर वो लोगों के सामने उससे ज्यादा क्लोज रहती तो लोग उसके बारे में भी गलत सोचने लगते। जिसको सुनने के बाद तेजा इमोशनल हो जाता है और तब रेखा उसको संभालती है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और फाइनली ये जीत गए थे। यहाँ पर रेखा ने भी अपनी माँ की मौत का बदला यहाँ पर विकति से ले लिया था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी तंत्र फिल्म की कहानी, जो कि एक बेहतरीन तेलुगु हॉरर मूवी है जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई थी। मतलब देख रहे हो कि ये साउथ इंडियन हॉरर मूवीज कितना कमाल कर रही हैं। ऐसी मूवीज का अगर हॉलीवुड वर्जन बनाया जाए तो कमाल ही हो जाएगा। और यहाँ पर हमें काफी सारी तंत्र साधनाओं के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि राजेश्वरी के पीछे वनति क्यों पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर माता आया करती थी और वो उसी शक्ति को हार्नेस करना चाहता था, उसकी एज को लेना चाहता था ताकि उसकी शक्तियां बढ़ जाएं। वो उससे प्यार नहीं करता था और जो आत्मा रेखा को दिखती थी वो राजेश्वरी उसकी ही माँ थी। और रात में नींद में चलने की बीमारी और ये सब कुछ होना खाली अपने पिता को दिखाने के लिए था, यानी कि मुंह बोले पिता को। असल में रेखा तो कब्रिस्तान जाकर काला जादू सीखा करती थी और अपनी शक्तियों को बढ़ाया करती थी। रोज एक खून का ग्लास खुद पिया करती थी ताकि वो एक बीस्ट में ना बदल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। या फिर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए হ্যালো বন্ধুরা, এসে গেছি আবার আমি। তো আশা করছি আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। গরমের মধ্যে সেদ্ধ হচ্ছেন না, যদি সেদ্ধ হয়ে যান তাহলে ফ্রিজে ঢুকে বসে থাকুন। জাস্ট জোক। যাই হোক, হ্যাঁ সে আমি নিজের রেসপন্সিবিলিটিতেই খেলছি। তো আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি বুঝতেই পারছি, তার জন্যই আপনারা আমার ভিডিওটাও দেখছেন। তো যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন না তারা প্লিজ আমাকে আমার ভিডিওটা একটু দেখুন। দেখে আমি বলছি না আমি খুব ভালো প্লেয়ার, আমি নুব প্লেয়ার, খেলতে পারি না একদম, কিন্তু খেলতে খেলতে শিখে যাব, আস্তে আস্তে হাত সেট হয়ে যাবে, সেটা কোনো ব্যাপার না, সেটা বড় কথা নয়, ঠিক আছে। তো আপনারা একটু আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর ভিডিওটার নিচে একটু কমেন্ট করে দেবেন, যে খুশি কমেন্ট করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই।
এমন কোনো কমেন্ট করবেন না যেটা হাইড হয়ে যায়। হ্যাঁ, থাকুক যাদের থাকে তেমন কোনো কেমন একটা যা খুশি উলফাল ইমোজি ফিমোজি কমেন্ট করে দেবেন। আর ভিডিওটা লাইক করে একটু সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। তো চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমি সব যারা যারা আমার ভিডিও দেখে তারা সবাই জানে আমি সবার সাথে একসাথে নামতে পছন্দ করি না। তার জন্য আমি একাই লাফ মেরে দিয়েছি, একাই। কারণ ওদের সাথে নামলে শালা সব লুট করে নেয়, আমি কিছু পাই না। আমি তো নুব প্লেয়ার, আমি তো সব মানে তাড়াতাড়ি কোনো কিছু করতে পারি না। আর ওরা তো সব ভালো ভালো, আগে আগে সব লুট করে নেয়, আমি কিছু পাই না। তার জন্য আমি একাই নেমেছি, মানে একাই নামি, কারোর সাথে নামি না। বাড়িটার ছাদে না, নিচে নিচে। হ্যাঁ, ছাদের থেকে ঝাঁপ মারলে সমস্যা। কোথায় কোথায় বাড়িটা কোথায় গেল? কোথায় বন্দুক বন্দুক থাকলে তাও নিয়ে নি। এটা কি বন্দুক নেই একটা? কোথায় ঢুকলাম? বেরো। ও লাভ মারছে, বেরোতে বলছে লাভ মারছে। একটা ভাটের বন্দুক পেয়েছি। এই বন্দুকটা তবু একটু কিছুটা কাজ দেবে আমার। এটা কি আছে? দেখা যাক কেমন বন্দুক। এটা কি AK-47 পিস? এটাকে ফেলে দিই। AK-47 থাকলে ওইসব আর লাগে না। ওই বাড়িটার দিকে যাই একটু দৌড়ে দৌড়ে, দেখি ওখানে কি পাওয়া যায়। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে নাকি? তেমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শালা লাভ মারছে। এইগুলো কাজের জিনিস, তাই নিয়ে নিলাম। AK-47 গুলি কিন্তু নেই আমার কাছে, গুলি কিন্তু কম আছে। AK-47 গুলি পেয়ে গেলে একটু সাপোর্ট পাওয়া যাবে। এই তো স্কারেল, এটাকে ফেলে স্কারেলটা নিয়ে নিই। জিও। ও একা একা আসলে এই সুবিধা, একা আসলে এই সুবিধা। একা আসলে এই সুবিধা, ঠিক আছে? ওদের সাথে আসলে কিন্তু পেতাম না, ওরাই সব লুট করে নিত, আমি হাওয়ার মতো। জোনের দিকে পৌঁছাতে হবে, তাই জোনের দিকে যাচ্ছি। আমি জোনের থেকে অনেকটা দূরে আছি, অনেকটা দূরে আছি। জোনে পৌঁছাতে হবে। 2 নম্বর তো আমার থেকেও দূরে আছে।
জায়গায় পৌঁছাই আমি তাড়াতাড়ি, 2 নম্বর আউট হয়ে যাক। ওখানেও কি করছে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নাকি মুখ ঘুরছে এদিক ওদিক। আশেপাশে তেমন কেউ নামেনি, এটা অনেকটাই দূরে। 2 নম্বর তো আমার থেকেও পেছনে। 2 নম্বর একই জায়গাতেই রয়েছে, ওই করছে না কেন? এখনই তো জোন আসলে আউট হয়ে যাবে। ওরটাও বুঝবে, আমি তো এগোই। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আশেপাশে। শুরু তো মনে হয় 100 জন দেওয়া হয়, এখন 62 জন পড়ে আছে। 61 হয়ে গেছে। সামনে একটা গাড়ি পেয়েছি, গাড়িতে করে পালাবো। এই গাড়িটা করে এদিকে গুলি চলছে, অনেক দূরে চলছে। আমি আনন্দে আসছি গাড়িতে চড়ে, আমি গাড়িতে চড়বো বলে আনন্দে আসছি। এই তো একটা গাড়ি।
কি পেলাম গো, ভালো ভালো কি কিছু একটা পেয়েছি হয়তো। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বলেই মনে হচ্ছে। সরি 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 কেউ আমাকে গুলি মারছে, কে মারছে? কোথা দিয়ে মারছে বলতে খুঁজে পাচ্ছি না তো, কোথা দিয়ে মারছে? কোথা দিয়ে মারছে? চারিদিক দিয়ে মারছে মনে হচ্ছে। সব থেকে ভালো ব্যাপার হলো আমি বেরিয়ে যাবো, খুঁজেই পাচ্ছি না কোথা দিয়ে মারছে। একবার দেখা চব্বিশ মারছে, একবার দেখা চব্বিশ মারছে। এ শালা মাথা গরম করে। হাসি পাচ্ছে আমার। বাহ,
হুম। আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো। 11 জন রয়েছে, তার মধ্যে আমি একজন। জোনের শেষে দাঁড়িয়ে আছি, বাইরে থেকে যদি দৌড়ে আসে দেখতে পাবো, লুকিয়ে লুকিয়ে মারবো। কোথায়? কাউকে তো দেখতেই পাচ্ছি না। কোথায়? কাউকে তো দেখতেই পাচ্ছি না। জোনও কাছাকাছি চলে এসছে। আজকে এটা মনে হয় আমার চিকেন ডিনার নিয়েই ছাড়বো। হি হি। দেখা যাক চিকেন ডিনার পাই কিনা। জোনের শেষে দাঁড়িয়ে আছি, যারা আসবে তাদের মারবো বলে। এখনো পর্যন্ত কাউকে দেখতেই পাচ্ছি না। জোন এসে গেছে, জোন পর্যন্ত যতটা আসার ততটা এসে গেছে। এখনো পর্যন্ত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে কেউ আসছে, সবাই লুকিয়ে রয়েছে, সবাই লুকিয়ে আছে। জোনের বাইরে কাউ নেই নাকি? যাই হোক, বেরোই, বেরিয়ে গিয়ে দেখি। থাক, বেরোই, বেরিয়ে গিয়ে দেখি। গাড়ি নিয়ে এগোবো না আবার। গাড়ি নিয়ে গেলে সবাই পেয়ে যাবে, গাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। বোম পাইনি একটা। একটা বোম পাইনি। বোমটাও খুব দরকার, কাজে লাগে। যে কজন রয়েছে সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে খেলছে, বুঝলো তো? সব মালগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে রয়েছে। পেছনে কেউ দৌড়াচ্ছে না তো? দেখতে সামনে। মনে হচ্ছে আমি কিছুটা দূরে আছি, এগোতে থাকি। জোন এগুলো শুরু করে দিতে, জোন এগুলো শুরু করে দিতে। এত শুরু করে গাড়িটা নিয়ে আসলে তো তাহলে ভালো হতো। দেখো কিছু না, গাড়িটা ছেড়ে শুধু ভুল করলাম।
রোল তো টোটালি ছুটে যাচ্ছে। এইটা বানিয়েছে তাড়াতাড়ি গাড়ি 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 তাড়াতাড়ি। ভাগ্য হলো একটা গাড়ি পেয়েছি, কিন্তু গাড়িটাও তো অনেকটা দূরে। সারা জোন কি স্পিডে হচ্ছে, এরকম স্পিডে জোনে হবে নাকি? হ্যাঁ, ভাগ্য হলো বাইকটা পেয়েছি। আমাকে কি একজন সরি 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 সরি। ওদের কাছে ভালো জুম করে ভালো খেলছিল ওরা, যাই হোক সরি লাস্টের ওয়ার্ডটা যা। ঠিক আছে, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, টাটা, বাই বাই।